नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे डायबिटीज़ की बीमारी और उसके निदान पर। और इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रांची सदर अस्पताल की मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर हिमालय झा जी को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यह है कि डायबिटीज़ की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है सर? डायबिटीज़ की यानी कि मधुमेह की बीमारी इसलिए बढ़ रही है कि हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली जो है वो पहले जैसा नहीं रह गया। हम लोग निष्क्रिय रहते हैं और अपना समय जो है बिछावन पर बिताते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करते हैं, जंक फूड का प्रयोग करते हैं और रिफाइंड फूड का या कार्बोहाइड्रेट या फैटी डाइट का प्रयोग करते हैं। और कई दवाइयाँ हैं, एंजाइटी है, टेंशन्स हैं जो कि मधुमेह को प्रभावित करती है। जी, एक तो अक्सर सुनने में ये आता है कि सर मैं प्री डायबिटिक हूँ, मैं डायबिटिक हूँ। ये प्री डायबिटिक और डायबिटिक क्या है सर? प्री डायबिटिक स्टेज के पहले का होता है जब हम फास्टिंग शुगर कराते हैं और फास्टिंग हमारा 100 से 125 के बीच में रहता है और खाने के बाद वाला शुगर यानी कि पोस्ट प्रांडियल पीपी जिसको बोलते हैं वो 140 से 200 के बीच में रहता है, तो इसको प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। और प्री डायबिटिक स्टेज में जो है थोड़ा सा अमेरिकन डायबिटी, ये WHO का डिफिनीशन था, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का गाइडलाइंस जो है फास्टिंग शुगर 110 से 125 को प्री डायबिटिक मानता है। अच्छा जी। और डायबिटिक जो है वो 140 के बाद हो गया। डायबिटिक जो हो गया वो फास्टिंग 126 से ऊपर होगा और पोस्ट प्रांडियल 200 से ऊपर उसको फ्रैंक डायबिटिक बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। एक तो अब हमको ये बता दें कि ये जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक में तब्दील नहीं हो जाए, वो उसके लिए क्या करें सर? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। प्री डायबिटिक के स्टेज में हम डायबिटीज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मुझे एक ट्रायल पर जाना होगा। डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण ट्रायल था। इसमें देखा गया कि जो आदमी ब्रिस्क वॉक 30 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉक यानी कि सप्ताह में 150 मिनट का वॉक करता है और एक ग्रुप में मेटफॉर्मिन दिया गया और तीसरे ग्रुप में जो मेटफॉर्मिन और ब्रिस्क वॉकिंग दोनों किया गया। देखा गया कि जिसमें ब्रिस्क वॉक किया हुआ ग्रुप में 50% के लगभग लोग जो हैं वो नॉन डायबिटिक हो गए, जबकि मेटफॉर्मिन के ग्रुप में 35% लोग ही प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो गए। यानी कि ये तो 50% आदमी अगर नॉन डायबिटिक हो जाता है तो ये सिग्निफिकेंट ट्रायल था और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि हम अपना 5% वेट घटा सकते हैं तो हमको नॉन डायबिटिक होने की संभावना बन सकती है। सर, एक ब्रिस्क वॉकिंग आपने बात कहा सर, ये ब्रिस्क वॉकिंग है क्या और क्या कहते हैं इसको लोग? अक्सर हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग कई मरीज पूछते हैं कि किस तरह के चलने को हम ब्रिस्क वॉक, दौड़ने को ब्रिस्क वॉक कहेंगे कि क्या कहेंगे। इसका एक डिफिनीशन है, अगर हम 100 स्टेप अगर 1 मिनट में चलते हैं या 3 माइल्स पर आवर के हिसाब से अगर हम चल लेते हैं या मोटा मोटी ये कहें कि अगर हम बात कर सकते हैं लेकिन हम आराम से बात नहीं कर सकते हैं या पूरी सेंटेंस को बहुत आराम से नहीं बोल सकते हैं, उसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। लेकिन इसका हार्ट रेट के आधार पर भी डिफिनीशन है जी। कि हमारा टारगेट हार्ट रेट क्या होता है, उसके लिए उस तरह की घड़ी होनी चाहिए, वो सबके पास उपलब्ध नहीं है। 220 माइनस एज का जो 70% होता है वो टारगेट हार्ट रेट है, वो अचीव हो जाता है तो उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग के डिफिनीशन में आता है। लेकिन हर के पास वो स्मार्ट घड़ी नहीं है, इसलिए मोटा मोटी यही जानिए कि 100 स्टेप अगर 1 मिनट में चलते हैं तो ब्रिस्क वॉक करते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर जानकारी आपने दिया। ब्रिस्क वॉक को लेकर के जो भ्रम है लोगों को, उसको तोड़ने का प्रयास किया आपने सर। सर, एक अभी जो हम लोगों ने बात की बीमारी पर, बीमारी के उस पे एक जांच इसमें कौन-कौन सा महत्वपूर्ण होता है सर, वो बता सबसे दें। पहले जो टाइप 2 डायबिटिक मरीज हैं उस समय ये माना जाता है कि 50% या एविडेंस मिला है ऑलरेडी कि 50% बीटा सेल नष्ट हो जाता है। कई बीमारियां उस समय तक, जब तक डायबिटीज हम डेवलप करते हैं, डेवलप हो चुकी रहती है। इसलिए केवल हम फास्टिंग और खाने के बाद वाला शुगर करते हैं उससे काम नहीं चलता है। दूसरा, हम 3 महीने का शुगर भी करते हैं क्योंकि वो
ये बताता है कि ये बीमारी पहले से है कि अचानक हुई है, और दूसरा ये उससे प्रोग्नोसिस में भी या कॉम्प्लिकेशन या क्या दवा चलाएं, इसमें भी सहयोग मिलता है। एक गाइडलाइंस है। उसके अलावा हम उस समय रूटीन यूरिन लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, ईसीजी, आई का चेकअप, ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत पहले से मौजूद हो और हमको जानकारी नहीं जी। एक सीजीएम जांच की जी। चर्चा आजकल एक बहुत सुनने में आ रही अभी है। जो कि अभी बहुत सारे शहरों में, महानगर में ये प्रचलित हैं, सीजीएम, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है अक्सर हर टाइप 1 डायबिटीज जो कि बच्चों को होता है जी। उसमें किया जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिसको बार बार शुगर लो हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है, उसको पता भी नहीं चलता है, जी। और ब्रिटल टाइप का डायबिटिक है, और प्रेगनेंसी में भी उस कंडीशन में सीजीएम का प्रयोग किया जाता है। सीजीएम का क्या होता है कि इसमें हम अपना अक्सर आप बांह के पीछे या फैटी एरिया जो है एब्डोमेन में अल्टरनेटिव के रूप में उसको मसल के लेयर में सबक्यूटेनियस इसको लगा दिया जाता है, और 24 आवर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करता है। जी। तो अगर हमारा 70 टारगेट जो है टाइम इन रेंज बोलते हैं, अगर वो 70% है तो हमारा शुगर कंट्रोल है। ना लो होना चाहिए और टाइम बिलो रेंज भी नहीं होगा और टाइम अबव द रेंज नहीं होना चाहिए। और इस कंडीशन में अगर कंट्रोल है तो हमारा कॉम्प्लिकेशन कम होगा। जी। और ये भी पता चलता है कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी आपका कभी 400 कभी 70 है, इसका भी बड़ा दुष्प्रभाव है। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगर कभी 80 है कभी 400 है तो ये अच्छी बात नहीं है। ग्लूकोज अक्सर कंट्रोल रहना चाहिए, अब बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर भी नहीं। जी सर, एक और बात जो चर्चा में रहती है अक्सर की सोलियसिस पुश यानी कि एक्सरसाइज बड़ा चर्चा में है सर। एक्सरसाइज कितना आदमी नी का पेन है या जिसको नी पेन नहीं है, हम ऑफिस में रहते हैं तो क्या होता है हम अपने एंकल को उठाते हैं अपने टोज पर जी। और उस तरह की एक्सरसाइज इस तरह का करते हैं तो ये सोलियस पुश मसल, इस मसल का क्या विशेषता है कि ये मसल जो है विदाउट इंसुलिन जो है ग्लूकोज को खाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव मसल है। ये मसल का जो फाइबर है वो टाइप 1 फाइबर है जी। और ये फाइबर इंसुलिन सेंसिटिव है, और मसल जो है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है जी। ये हमेशा सेंसिटिव होता है। तो सोलियस पुश अगर एक्सरसाइज आप करते हैं, खास करके आप 10 मिनट करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। ये कोई भी कर सकता है, जिसको नी पेन है वो आप नहीं कर सकता है, वो सोली ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। सोलियस एक्सरसाइज करेगा, उसका शुगर घटेगा। खास करके खाने के बाद वाला पोस्ट प्रांडियल सर्ज में बहुत आदमी खाना पेट में पड़े रहने से घूम नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, या अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको ये सोलियस पुश एक्सरसाइज पोस्ट मील सर्च को ये कम करता है। और सामान्य हर व्यक्ति कर सकता है, और जिसको परेशानी है वो भी कर सकता है जी। सर एक चीज़ और जो आपने कहा कि ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि फास्टिंग जो है ज़्यादा है, खाने के बाद जो है रेंज वो मतलब नियंत्रित है, तो ये वजह क्या है? क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर आप देखने में तो ये मिलता है कि फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल दोनों कंट्रोल है, लेकिन एक कंसेप्ट है फास्टिंग फर्स्ट वाला, दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन ये देखा जाता है कि फास्टिंग फर्स्ट हम लोग एक टारगेट रखते हैं कि, और पोस्ट प्रांडियल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फास्ट कभी कभी ऐसा आता है खाने के बाद वाला शुगर नियंत्रित है और फास्टिंग कंट्रोल नहीं है जी। इसका 2-3 कारण है। एक तो जो कुछ हमारा लीवर के लेवल पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस होने से लीवर जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस एक साइंटिफिक टर्म है, यानी कि ये मतलब लीवर से ग्लूकोज का आउटपुट बिना खाए हुए बना रहता है जी। और ये बढ़ा रहता है तो फास्टिंग बढ़ता है। साथ में जब दवा ले रहे हैं तो जो बेसल इंसुलिन है या मेटफॉर्मिन है, जो फास्टिंग की दवाइयां हैं, या वो सामान्य से कम मात्रा में यूज हो रही है, अंडर बेसलाइजेशन हो रहा है। तीसरा जो है डाउन फेनोमेना, 2-3 बजे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, कैटेकोमलामिन्स है, ग्रोथ हार्मोन है,
ग्लूकागोन है, ये लेवर बढ़ा रहता है, तो क्या होता है लीवर जो है ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है। तीसरा कभी कभी रेयर है, वो सोमोगी इफेक्ट होता है। सोमोगी इफेक्ट में क्या होता है कि शुगर लो होता है और लो होकर के मॉर्निंग में बढ़ जाता है जी। तो इस तरह से फास्टिंग बढ़ा रहता है और पोस्टप्रांडियल कंट्रोल रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि फास्टिंग को कंट्रोल रखें। और टिपिक फास्टिंग को कंट्रोल करने के लिए वही बात की है कि लिवर के लेवल पर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना होगा। तो लिवर के इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या क्या, वही लाइफ स्टाइल, फैटी फूड कम करना है, हमारा जो सेंट्रल ओबेसिटी को कम करना है। उसके अलावा रात का इवनिंग वॉक जो इसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसके इफेक्टिव होने से क्या होता है कि ग्रेजुअली जो है मसल के लेवल पर, लिवर के लेवल पर भी रेजिस्टेंस घटता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। तीसरा बात ये ध्यान में रखना है कि अगर हम खास करके मेटफॉर्मिन जो माना जाता है कि हेपेटिक ग्लूकोज, लीवर के आउटपुट ग्लूकोज का कम करता है। कई ग्लार्जिन है, कई दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है जो कि फास्टिंग को नियंत्रण, बेसल इंसुलिन जिसको बोलते हैं जी। तो उसकी सही मात्रा है कि नहीं, बॉडी वेट के हिसाब से नहीं है या है, उस आधार पर हम फास्टिंग को कंट्रोल कर सकते। लेकिन हमेशा ये जान लीजिए कि ब्रिस्क वॉकिंग और सही संतुलित आहार सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर दवाई डायबिटिक भी है तो दवाई के साथ, दवा के सेवन के साथ आपका वॉकिंग और संतुलित भोजन दोनों जरूरी है। सर, एक अंतिम सवाल जाते जाते ये लेना चाहेंगे आपसे कि जब अक्सर में जब जांच कराने लोग जाते हैं तो दवाई छोड़ देते हैं, जैसे लगता है कि ये क्या कितना जरूरी है और क्या करना चाहिए। मैं अक्सर हाँ देख करता हूँ, यहाँ जिला के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट हूँ। ये देखता हूँ कि मरीज अक्सर जब सिम्टम खत्म हो जाता है तो या तो अच्छा लगने लगता है, उससे दवाई छोड़ देता है। दूसरा क्या होता है कि किसी कारणवश, किसी मजबूरी में भी नहीं आता तो उससे क्या होता है, जो वही दवाइयाँ जो है ग्लूकोटॉक्सिसिटी के कारण नियंत्रित नहीं हो पाता है, कम प्रभावी होती है। जहाँ तक आपका प्रश्न ये है कि फास्टिंग में हम फास्टिंग कराते हैं, लेकिन खाने के बाद वाला, यानी खाना के पहले अगर आपका दवा है उसको जरूर लें। इसकी जांच नहीं करें कि हम दवा छोड़ के देखते हैं कि हमारा खाने के बाद वाला शुगर कैसा रहता है, ऐसा नहीं करें। बहुत से हमारे मरीज ऐसा करते हैं। अक्सर अगर फिजिशियन उसको बात को किसी कारणवश मिस कर जाएंगे तो क्या होगा, डोज जो है उसका जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, जो मरीज हो सकता है कि ये बता भी नहीं पाए फिजिशियन को, तो इसमें परेशानी बढ़ सकती है। जी सर, इसलिए पोस्टप्रांडियल आप दवा खा के कराएं, फास्टिंग 8 आवर फास्टिंग करके कराएं। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जांच के बिंदु पर, और उसके अलावा कैसे हम अपने आप को संयमित रख सकते हैं योग अभ्यास करके, एक्सरसाइज करके, ब्रिस्क वॉकिंग करके। इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने गंभीर विषयों पर भी जानकारी दी। इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और प्रभात खबर के इस डिजिटल कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।